ओके। सबसे पहली चीज जो पीएमएस पंजाब के एसए के बारे में ज्यादातर लोग आप जो जानने के लिए आज जो यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा सा पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ, तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एसए के ऊपर। सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू जो है वो तो ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बट आई कैन सी सम ऑफ यू आर न्यू हियर। डॉक्टर आरिफ जावेद, और डॉक्टर मैं हमेशा एक्सप्लेन किया करता हूँ, इज फ्रॉम माय पीएचडी इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। सम पीपल बिलीव कि जी लिंग्विस्टिक्स का शायद कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे राइटिंग के साथ, लेकिन इसके लिए मैं ये तो क्लेम भी नहीं करता कि लिंग्विस्टिक्स की वजह से मैं ऐसे राइटिंग जो है वो बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मेरा एक 1.5 years के डिप्लोमास हैं केंट यूनिवर्सिटी यूके से, स्पेशलाइजेशन इन क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है वो मेरा जो स्पेशलाइजेशन थी वो ऐसे राइटिंग थी। सो ये 6 months के 3 डिप्लोमास थे, वन आफ्टर दी अदर, एडवांस डिप्लोमास जो क्रिएटिव राइटिंग, और उसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन जो थी। क्रिएटिव राइटिंग के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ जॉनर्स हैं, जिसके अंदर भी मैंने स्पेशलाइजेशन ऐसे राइटिंग के अंदर की है। एंड दैट इज हाउ आई क्वालिफाई टू टीच ऐसे राइटिंग। और यही वो नॉलेज है ऐसी राइटिंग का जिसकी वजह से मैं मुख्तलिफ जो लेंथ्स ऑफ एसेस हैं उनको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ कि इस एसे को, फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स की एसे जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो 15 to 1600 वर्ड्स की एसे है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद जो आपकी 2500 to 3000 वर्ड्स की एसे है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सिर्फ मैं नहीं कर लेता, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है, कोई भी हायर एग्जामिनिंग बॉडी जो है, वो सब इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन जब वो लेंथ डिसाइड की जाती है, तो साथ ही साथ एसे की एक जो नेचर है एसे की वो भी डिसाइड होती है। अब हिटिंग दी बुल्स आई, पीएमएस पंजाब की जो एसे है ये एनालिटिकल एसे है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि, थैंक यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एनालिटिकल ऐसे है। और सीएसएस पीएमएस की जो ऐसे है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे है। 2500 to 3000 वर्ड्स की जो ऐसे है उसे हम टेक्निकल टर्म्स में थीसिस ऐसे कहते हैं। 2500 to 3000 वर्ड्स की थीसिस ऐसे कहलाती है। मैक्सिमम लेंथ अगर किसी ऐसे की हो सकती है तो वो यही है। इससे आगे बढ़ेगा तो फिर वो रिसर्च कहलाएगी, जो कि एग्जामिनेशन सेटिंग्स पे नहीं लिखी जा सकती। अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो फर्क होगा एनालिटिकल एसे में और कॉम्प्रिहेंसिव एसे, थीसिस एसे के अंदर जो है। मैं आगे चल के आपको वो भी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखाता हूं, लेकिन बेसिक डिफरेंस जो नजर आ रहा है, काफी सारे आपने देखा होगा कि लोग सीएसएस की एसे पास बाज़ औक़ात कर जाते हैं, लेकिन पीएमएस की एसे में फेल हो जाते हैं। लोग पीएमएस की एसे पास कर लेते हैं, लेकिन सीएसएस की एसे में फेल हो जाते हैं। आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व की है स्टूडेंट्स? ये चीज आपके एक्सपीरियंस में, नॉलेज में है ये चीज? हैव हर्ड दिस थिंग? व्हाई इज इट एक्सपीरियंस ऑलरेडी, मैं शायद ओके। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये सेम ऐसे है जिसकी लेंथ को आमतौर पे तो यही कहा जाता है ना कि जी सीएसएस की ऐसे की जो आपने तैयारी की हुई है उसी को आप शॉर्ट करके लिखते हैं, तो पीएमएस में लिखा है एंड दैट्स ऑल। तो वही सीएसएस वाले जब उसी ऐसे को शॉर्ट करके कम पैराग्राफ्स लिख के पीएमएस में लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? सो द आंसर इज दैट पीएमएस पंजाब essay is a completely different product, is a completely different product। और इस ओरिएंटेशन मीटिंग का बेसिकली पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल यही सबसे पहले समझाना पड़ता है
कि these are two different products. हम ये समझ रहे हैं कि ये मतलब जैसे गारमेंट्स होती हैं, तो एक ही गारमेंट का ये लार्ज साइज है, ये मीडियम साइज है और ये एक स्मॉल साइज है। तो ये ऐसे जो है वो एक दफा ऐसे लिखनी सीख ली, और उस ऐसे को जो है वो सीएसएस में लिखा तो 2500 वर्ड्स की लिख ली, पीएमएस में लिखा तो 1500 वर्ड्स की लिख ली, और किसी और एग्जाम में 1000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो 1000 वर्ड्स में लिख ली। तो वो फिर इन तीनों फॉर्मेट्स में पास नहीं होते एक ही तरीके से। All the three types formats of the essay require different type of training. They have different requirements. आपने देखा होगा डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं वो 1000 वर्ड्स की ऐसे जो है वो भी रिक्वायर्ड है। कौन सी एग्जाम स्टूडेंट ऐसे जहाँ पे 1000 वर्ड्स की ऐसे रिक्वायर्ड है? आप लोग चूंकि डिफरेंट एग्जाम्स देते रहते हैं, आपने देखा होगा बाज एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे 1000 वर्ड्स की ऐसे रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान की बात करें जी उस्मान गनी, वी आर अपीयरिंग इन पाकिस्तानी एग्जाम्स। ओके, नॉट तहसीलदार, तहसीलदार 1500 वर्ड्स है। इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की जो ईसीपी की जो ऐसे है वो आजकल जो है वो 1000 वर्ड्स की ऐसे है। और वो भी जब स्टूडेंट्स कर रहे हैं कोशिश सीएसएस वाली ऐसे को थोड़े पैराग्राफ्स लिख के, तो वो उसमें भी फेल हो रहे हैं। उसका भी मेथड डिफरेंट है, 1000 वर्ड्स का भी मेथड डिफरेंट है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह से आपकी बलूचिस्तान की जो ऐसे है वो 500 वर्ड्स की है सिर्फ, और वो सीएसएस वाला मेथड वहां पे लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर गारमेंट्स वाला या शूज वाला जो मेथड है वो नहीं चल सकता। यदि ये सेम शू का एक ये 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, आप वो जो पाकिस्तान में जो माइंडसेट चलते हैं ना कि ये एक ही ड्रेस का ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये एक्सेल है, ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये वो चीज नहीं है। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप लिख लें, अगर आमना ने जैसे पूछा है सीसी इज सिंध, पाकिस्तान में केपीपी पीएमएस और सीसी इज सिंध और सीएसएस फेडरल जो है एफपीएससी, ये सेम एसएस है। ये तीन एसएस सिमिलर है। और पीएमएस पंजाब इज डिफरेंट। पीएमएस पंजाब, पीएससी एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन एजेके और पीएमएस जीबी, ये तीन जो है ये एक तरह की एसेस हैं 15 to 1600 वर्ड्स की। नोट कर लें आप बेशक, इफ यू वांट मी टू रिपीट इट आई कैन। अजान खान बेटा, बड़ी आपने आगे की बात पूछ ली है, क्या रिपीट करना है? आप प्रोविंस का नाम ले तो मैं आपको बताऊं कि कौन सी। आजाद कश्मीर, जीपी और पंजाब, ये तीन एसेस एक तरह की हैं। और सिंध, केपी और सीएसएस, ये एक तरह की एसेस हैं। और बलोचिस्तान की एंटायरली डिफरेंट है, वो सिर्फ 500 वर्ड्स की है। ओके, लेकिन इन सारी एसेस में से पीएमएस पंजाब स्पेसिफिकली डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पे एनालिटिकल एसे। चले, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आ जाते हैं, बाकी तमाम एसेस को छोड़ के लेट्स फोकस ऑन एनालिटिकल एसे। अब रिसेंटली सिंस लास्ट 2 years पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके सारे एग्जाम्स की जो फॉर्मेट है वो 15 to 1600 वर्ड्स की ऐसे है। और इस साल 2025 लास्ट ईयर जितनी भी एसेज आ रही हैं वो एनालिटिकल ऐसे का वर्ड जो है वो सारे का सारा वो लगता है। इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी एक क्रिएट की है कि सारी एसेज एक ही तरह से जो चेक की जाए ताकि एग्जामिनर्स में एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाई जा सके। So, having established this thing that the analytical essay is a separate product and the comprehensive essay of 2500 to 3000 words is a separate product.
So this requires a different type of treatment of the essay material. The analytical essay requires a different treatment of the essay material. लिखने का जहां तक टाइप्स ऑफ एसेज का ताल्लुक है, टाइप्स यानी एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट कह लें, तो ये या ओपन एंडेड ऐसे, तो वो इसके अंदर भी मौजूद है, एनालिटिकल के अंदर भी मौजूद है। लेकिन एनालिटिकल जैसे कि अपने वर्ड से जाहिर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कि वो जरा फैला के बात करेगा। आपके पास 2500 वर्ड्स हैं एंड 3 आवर्स हैं। यहां इसने एनालिटिकल बात करनी है, गहराई में जाना है, एनालिसिस करना है, एंड विद इन 2 आवर्स करना है, which means that this requires deeper analytical approach, deeper analytical approach, plus the limitation of time. अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि डीपर एनालिसिस के लिए तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, लेकिन यहां पे आपका क्रिटिकल एनालिसिस डीपर भी चाहिए और साथ ही साथ टाइम भी कम है। This means that it requires a lot of practice. Next point. Next point ये है कि it differs from the CSS essay in its paragraph structure as well. इसका पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है ये भी डिफरेंट होगा, और इसका इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ, इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होगा। और आउटलाइन जो है वो तो जाहिर है कि टाइप ऑफ ऐसे के मुताबिक आउटलाइन बनती है, और इसमें आउटलाइन चूंकि ये 12 इसमें 15 to 1600 वर्ड्स हैं, तो जाहिर है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कम होगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को कम कर लेने से, साइज छोटा कर लेने से सिर्फ गुजारा नहीं होता। जो पैराग्राफ्स बताते खुद लिखने का जो उसके अंदर जो मेथड है वो भी जो है वो डिफरेंट होगा। सो कुछ चीजें जो हैं वो जरा देखते हैं यहां से। पर ताहिरा बेटी, होती कोई चीज नहीं, जरा न्यू होती है, और उसको जब आप सीखने लगते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली, तो मैंने इसीलिए प्रिसाइसली इसको टारगेट किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस पंजाब एसए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएस एसए जो है बेसिकली क्या है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एसए। पहले तो इसका नाम जो है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव एसे है, इसकी रिक्वायरमेंट ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद है कि हम जो भी आइडिया डिस्कस करते हैं हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश मौजूद होती है। इसकी वर्ड्स रिक्वायरमेंट 2500 3000 वर्ड्स है, और इसकी लेंथ जो है वो आप जानते हैं कि 3 आवर्स है, और मार्क्स 100 है। ऑन द अदर हैंड पीएमएस पंजाब की ऐसे जो है ये एनालिटिकल ऐसे, इसका नाम डिफरेंट है और ये फॉर्मेट डिफरेंट है ये वाला। और इसकी लेंथ जो है ये 15 to 1600 वर्ड्स है, और फिर इसका टाइम जो है वो 2 आवर्स है। मार्क्स इसके भी 100। तो जब इनको इन कंपैरिजन एक दूसरे के साथ रखा जाए तो खुद ब खुद समझ आ जाती है कि मार्क्स वही 100 है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, वर्ड्स लिमिटेड। लेकिन ये कहा जाए, बहुत से लोग कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को पहला सेंटेंस ये होता है कि सर पीएमएस की तो ऐसे आसान है ना, क्योंकि वो 2 आवर्स की होती है। सलमान मजीद केपीपीएमएस में शुरू में कह चुका हूं कि वो सीएसएस की ऐसे के बराबर है।
ये वाला कोर्स जो है, आज जो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं पीएमएस, बार बार कह रहा हूँ, पीएमएस पंजाब है, बार बार कह रहा हूँ। अगर आप किसी और प्रोविंस का हैं, फिर ये वाला कोर्स आपके लिए नहीं है। आमतौर पे जब पीएमएस का कोर्स स्टार्ट किया जाता है तो छुपा लिया जाता है जी पीएमएस पीएमएस। तो वो बेचारे पीएमएस सिंध वाले भी आ जाते हैं, पीएमएस केपी वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, अब ये ख्याल रखिएगा कि वर्ड्स कम होना, आम लोग समझते हैं कि जी वर्ड्स कम है तो ये आसान है। कैसे? वर्ड्स कम हो जाने से कोई चीज अजी थोड़ा लिखना होता है। आपने उसकी ये गौर नहीं किया कि टॉपिक्स जो है वो उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। टॉपिक्स जो है वो उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं जितने सीएसएस के लेवल के हैं। कोई ये नहीं कि इसमें टॉपिक्स जो है वो बड़े सिंपल दे दिए जाएंगे कि डिफाइन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स चैलेंजेस, बस। वो ये कुछ स्कूल लेवल की तो नहीं है, आफ्टर ऑल ये भी ग्रेड 17 है, आफ्टर ऑल ये भी सिविल सर्विस के लिए सिलेक्शन हो रही है, आफ्टर ऑल ये भी मैनेजमेंट है। तो ये तो नहीं हो सकता कि इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, ये भी सिविल सर्विस है, उसी लेवल की है, सिर्फ ये कि प्रोविंशियल लेवल की है। और चूंकि बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस पंजाब, इसकी फिर डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा हैं और उसके अंदर फिर सीट्स इतनी ज्यादा हैं कि ये बहुत से एग्जामिनेशंस में यूज हो रही है। इन विच एग्जाम्स इज दिस टाइप ऑफ ऐसे यूज्ड? आजकल ये जो है यूज हो रही है, पीपीएससी के प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जाम के जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं उसमें यही ऐसे यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल पैरा में, एलडीए में, तहसीलदार में और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में यही ऐसे यूज हो रही है। दैट इज वाई इस ऐसे को, अगर आप पीएमएस पंजाब नहीं भी दे रहे तो भी इस ऐसे को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ सीएसएस पीएमएस के एग्जाम ही देता है, वो इन बाकी सब एग्जाम्स में भी लाजमी अपीयर होता है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अपनी एनालिटिकल एसे की जो स्किल है उसके ऊपर ग्रिप जरूर हासिल करें। इसके ऊपर इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जितने भी आपने करना है वो, उस्मान गनी, आप पहले बेटा ये तो पहले सीख लें कि एनालिटिकल है क्या। पहले पहले इस पे तो ऊपर तो जा लें जरा। आप अभी तक ये समझ रहे हैं कि एनालिसिस बस एनालिसिस ही होता है। उसके बाद पीएमएस गिलगित और बस जब पीएमएस जीबी मैंने कहा, और पीसीएस एजे के, और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्स लाइक इलेक्शन कमीशन जो 1000 वर्ड्स है, वो भी, उसका भी मेथड जो है वो यही है सारे के सारा। और फिर एफपीएससी अपने जो डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो यूज कर रहा है ऐसे, वो भी यही ऐसे है सारी की सारी। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में दो ही टाइप्स की एसेस हैं, या 1500 वर्ड्स या 2500 वर्ड्स। दैट इज वाई इस शॉर्टर फॉर्मेट ऐसे को लर्न करना जो है वो बहुत ज्यादा लाजमी है, राइट? एफआईए, एमओडी, एफबीआर, आपने किसी ना किसी एग्जाम में लाजमी अपीयर होना होता है। दैट इज वाई गोइंग इनटू दिस, दीज डिटेल्स इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको जरा थोड़ा सा इसके पेपर्स दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरह से इसके पेपर्स जो हैं, अ, उनकी आप जरा गौर करें कि वर्डिंग कैसे डिफरेंट है उसकी निस्बत, सीएसएस की निस्बत। फॉर एग्जाम्पल, write an analytical essay of about 15 to 1600 words on any one of the topics। मैं ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा। Begin by giving a brief outline of your essay। ये बाकायदा हम पीएमएस पंजाब में मांग लेते हैं कि प्लीज ब्रीफ आउटलाइन दीजिएगा। हमें उन चक्रों में ना फंसाइएगा कि वो जो आउटलाइन के अंदर आपको आदत है ना केस स्टडीज डालने की, वो हमें ना दीजिएगा। हमें ब्रीफ आउटलाइन चाहिए, सिर्फ आउटलाइन चाहिए ऐसे की, वो जो तफसीलात आप देते हैं ना वो सीएसएस तक ही रखे, हमें ना दे। ब्रीफ आउटलाइन, ओके।
अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, ऑल्दो दिस इज 2020 पेपर, एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर in the backdrop of abrogation of its special status by India and options for Pakistan. इसका मतलब यह है कि यहां पे एग्जामिनर आपको एक पूरा जो है फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड पूरा आपको बना के देगा, जिसके मुताबिक जुडिशरी साइड का मुझे नहीं पता फिलहाल, एक पूरा आपको जो है वो बना के देता है फ्रेमवर्क, जिसके मुताबिक आपने ऐसे लिखनी होती है। अब इसके अंदर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन या ऐसे को अपने हिसाब से लेके चलने की गुंजाइश जो है वो खत्म हो गई है। आप इसमें से कोई भी चीज कम नहीं कर सकते। मसलन स्टेटस ऑफ कश्मीर डिस्कस करना है किस रेफरेंस से। अब ये भी नहीं कि हम स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है सिर्फ उसी की बातें करते रहे, नो, उसको इस रेफरेंस से इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया इन 2019, वही 2020 का एग्जाम है, एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। उसी साल 2020 में सीएसएस में भी सेम टॉपिक आया था, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। सीएसएस में यही यही टॉपिक जो था वो अ, बहुत थोड़े वर्ड्स में था, लेकिन ये एग्जामिनर जो है ये बकायदा उसका पूरा एक आपको एक फ्रेमवर्क जो है वो फिट कर देगा और उसके मुताबिक उसको ने करना है। दिस मीन्स कि जब आप इस फ्रेमवर्क से हट नहीं सकते और आपने इसके मुताबिक ही चलना है, तो चल के ऐसे जो है वो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। नंबर टू, आवर एजुकेशन सिस्टम इज perpetuating socio-economic inequality in the society and there is a full stop। ये इसने एक फ्रेमवर्क सेट किया है। Analyze and give recommendations for improvement। Education system is perpetuating socio-economic inequality in the society। एक उसने प्रॉब्लम हाईलाइट की है। अब इसका आपने क्या करना है, एनालाइज करना है एंड देन गिव रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये जो मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी में अगर आप देखें कि एनालाइज करना क्या होता है, एलेबोरेट करना क्या है, एक्सप्लेन करना क्या है, और इस तरीके से उसको कंपेयर करना क्या है, तो तब चल के कोई स्टूडेंट जो है वो प्रॉपरली किसी भी टॉपिक को डी कोड कर सकता है और प्रॉपर उसकी मेन फोकस या उसकी डायरेक्शन जो है वो ठीक तरीके से सेट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस ऐसे को, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो ही एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वो एजुकेशन सिस्टम की खराबियां बतानी शुरू कर देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस ऐसे में क्या किया है, एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया और उसको इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशंस दी। वेयर एज वेयर एज करना क्या था, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसका मेन फोकस था, जिसके ऊपर आपने हिंदू सोसाइटी जिसको आपने फोकस करके ऐसे लिखनी थी। तो इसके टॉपिक्स जो हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से सीएसएस के अंदर आपके पास फ्यू वर्ड्स हैं और उनके अंदर आपने सारे की सारी ऐसे जो है वो डेवलप करनी है। सो इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर वर्ड्स। Number three, the recent standoff between China and USA and its impact on Pakistan। The recent standoff between China and US, ये पुराना 2020 का है। चाइना और यूएसए के दरमियान स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं। तो उस जमाने का जो था, पहले चाइना एंड यूएसए का वो वाला स्टैंड ऑफ एनालाइज करना है और बेसिकली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या है। Analyze the impact of COVID-19 on Pakistan and recommend steps to mitigate its effects। Okay, नंबर 5 देखिएगा, right wing nationalist resurgence in Europe, USA and Asia, US and Asia is creating ripples in the democratic world। पहले ही पूरी उसने एक सेंटेंस करके पूरा एक बैकग्राउंड सेट किया।
फिर आपको दिया कि करना क्या है आपने, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस फॉर वर्ल्ड एट लार्ज एंड पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सीएसएस का ट्रेन बंदा है, जब वो इस किस्म के टॉपिक में आता है तो इट सिंपली गेट्स लॉस्ट, बिकॉज सीएसएस के टॉपिक्स तो इस तरह के है ही नहीं है। सीएसएस के टॉपिक्स तो समटाइम्स टू वर्ड्स टॉपिक्स है, ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, बस जी बात खत्म। थ्री वर्ड्स टॉपिक्स, आर्ट फॉर पीस, जिसको फिर कॉम्प्रिहेंसिव में तो किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर तो यू हैव टू बी वेरी, मतलब द फ्रेमवर्क इज सेट एंड देयर इज अ वेरी टाइट guideline according to which you have to write your essay. Number 6 देखें, human resource development is key to the progress and prosperity of any country. HRD, for the progress and prosperity of any country. E, analyze and recommend measures to improve HRD in Pakistan. पहले एनालाइज करना है और उसके बाद रिकमेंड करना है कि पाकिस्तान में HRD को इंप्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। जी, मैं शाहिद, सीएसएस के आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं कहने वाला था कि ये पेपर आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि करंट अफेयर्स का पेपर हो या पाकिस्तान अफेयर्स का कोई पेपर हो, तो उस तरह के आपको लग रहे हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है महर, शाहिद, कि वहां आपने 20 मार्क्स का करना था क्वेश्चन, यहां आपने 100 मार्क्स की ऐसे लिखनी है उसके ऊपर, राइट। सो दिस मीन्स कि दिस नीड्स अ डीपर, देर, अब इसका मेथड है ना फिर पूरा इसको, नो डाउट इस पीएमएस पंजाब में फेलियर इतनी हाई क्यों है, ये जब सीएसएस का बंदा या इस किस्म के टॉपिक्स के अंदर आता है, फिर वो क्यों घबरा क्यों जाता है, इसलिए कि वो एक, ये एक डिफरेंट बिल्कुल, कहने को जी नहीं जी आसान है जी, छोटी ऐसे है बस कोई बात नहीं, और जब पेपर देखता है तो उसको जो है समझ नहीं आती। सीएसएस में तो ताहिर हम ये करते हैं ना कि हम लोग अपना कॉम्प्रिहेंसिव में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन उसकी कर लेते हैं, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव होने की वजह से वो चल भी जाता है, कोई फिक्स्ड उसका नहीं है मेथड। लेकिन एनालिटिकल में तो एक चैनलाइज कर दिया गया है सारे का सारा, और आपने, हमने उस चैनल के अंदर ही जो है वो उसको करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू another paper if we have it. Yes. अब ये जरा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी, प्राइस हाइक इन पाकिस्तान, द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज। देखने में, लगने उससे देख के लगता था कि छोटा है, लेकिन द वर्स्ट ऑफ ऑल वरीज, यानी वरीज तो और भी हैं, लेकिन ये वर्स्ट है। अब इसमें प्राइस हाइक को वर्स्ट के तौर पे, अब यहाँ पे लोग जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस हाइक गिनवा के फेल होके आ जाएंगे, because this is not about the problems of price. Yeah, what problems public has to face because of uh, the price hike. No, the worst of, यानी कंपैरिजन शायद हमें देना पड़ेगा इसके अंदर दूसरी वरीज के साथ, एनालिटिकल ऐसे आफ्टर ऑल। अब ये जब मैं कोर्स के थ्रू गुजरता हूँ इसमें, तो बार बार हम डेली जिन जब आउटलाइन के ऊपर जब बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को बड़ा डीप इसका एनालिटिकल एनालिसिस, जो क्रिटिकल एनालिसिस है, उसमें से रोजाना में गुजारता हूँ, एंड देन अल्टीमेटली दे आर एबल टू रियली सी थ्रू दिस टॉपिक्स कि इनको किस तरीके से हमने उसको लेके जाना था। अब नंबर 2 देखने में बड़ा आसान सा लगता है, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलें जी मौज हो गई, जो मर्जी यहाँ पे लिखें अपनी मर्जी से, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और द इम्प्लीकेशंस। अब ये इतना ओपन एंडेड टॉपिक है कि यहाँ पे फिर स्टूडेंट जो है इसको इतना ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि फिर आपके लिए देखने में आसान लग रहा है आपको। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट, जरा थोड़ा बोलिएगा जरा इस टॉपिक नंबर 2 के ऊपर।
कैसे लेके चलेंगे उस टॉपिक? देखने में बड़ा आसान लग रहा है देखने में। कि चले जी, बाकी जो थे वो टॉपिक्स जो थे उनसे तो बड़ा सिंपल सा है, बट उसकी सिंप्लिसिटी में ही उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। आर्गुमेंटेटिव में कैसे लेके जाएंगे हम? हाउ इट विल चेंज, वही ना लैला, वही बात हो रही है कि चेंज द फ्यूचर कैसे? मेहर, एआई बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, मिटिगेट पॉजिटिव विवो, सलीम बोथ गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स। तुम्हारे पास टाइम है इतना इसके लिए? पहले तो ये देखे ना कि हमारे पास वर्ड्स कितने हैं। एबीसी हरल, challenges, opportunities, implications. दिस इज वेरी ब्रॉड अब्बास, बिल्कुल बेटा सही बात की है। प्रोज कॉन्स एंड फ्यूचर पर अकमल गुंजाइश है आपके पास इतनी। स्लीम बोथ गुड एंड बैड, मिटिगेट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नहीं। विवो पॉजिटिव को बेटा मिटिगेट नहीं किया करते, पॉजिटिव को तो प्रमोट करते हैं। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस अरसलान। बट ताहिरा, इतनी गुंजाइश है आपके पास, इतनी जगह है, यू हैव हार्डली 15 to 1600 वर्ड्स। शाहिद ओके। साइमा, as in being positive or negative for the world. Positive future, Aksa, positive future, negative future, implication or recommendation to mitigate. How many paragraphs do you have? Hardly 10 or 11. Ikram Zahid, current state. Argumentatives, Asman, argumentative to nahi jayega. So, prospect challenges, policy recommendations, right? No, 12 इसमें पूरे करने मुश्किल होते हैं। I recommend 10 to 11 paragraphs. Expository है। हाँ एग्जैक्टली, आखिर में स्टूडेंट ने बात बिल्कुल ठीक की है कि हम बार बार इन एसेस को सीएसएस के लेंस से देख रहे हैं। हम बार बार एसेस को सीएसएस के लेंस से देख रहे हैं। बिकॉज हमारी जो सबकी जो 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 पर्सपेक्टिव जो सेट किया हुआ है हमने, वो सीएसएस का देखा बना हुआ है, जबकि इसके लिए हमें जरा डिफरेंट एक जो है एंगल से उसको देखना सीखना पड़ता है। राइट, नेक्स्ट, नंबर 3, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स key to sustainable growth in the country। कैसे जी? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के जरिए ही सिर्फ सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आ सकती है? क्यों? इंडस्ट्री, मौजूदा इंडस्ट्री में क्या तकलीफ, क्या क्या प्रॉब्लम है? सस्टेनेबल ग्रोथ, आपने क्या मौजूदा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आ सकती? यू सी, बाहर देखने में आमतौर पे स्टूडेंट क्या करेगा? सीधा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से स्टार्ट करेगा कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की जाए तो उसके जरिए सस्टेनेबल ग्रोथ कंट्री में आ सकती है। समझ आई स्टूडेंट्स? नंबर 3 में आमतौर पे स्टूडेंट क्या करेगा? यहीं से दौड़ लगाएगा, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की जाए तो इसके जरिए सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाएगी। वाई? रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों है? क्या इसका ये मतलब है कि करंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्री जो है, डज इट नीड रिक्वायरमेंट, डज इट रिक्वायर रिफॉर्म्स, डज इट नीड रिफॉर्म्स? तो फिर इस टॉपिक के अंदर ये चीज मौजूद है ना, कि इसको करंट जो उसकी सिचुएशन है उसको एनालिसिस थोड़ा सा, मे बी इन वन पैराग्राफ करना पड़ेगा उसका। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि छोटी ऐसे है, आसान ऐसे है, तो नहीं, यू कैन सी दैट द पॉइंट्स रिक्वायर, द टॉपिक्स रिक्वायर डीप एनालिसिस,
एग्जैक्टली हरल, बड़ी अच्छी बात की है आपने बेटा, कि रैशनेल फॉर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, पहले तो आप ये देंगे कि रैशनेल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, एंड देन यू विल प्रूव दैट if these reforms are taken, are implemented, then how they can provide a sustainable model for growth in the country. Then we come to how freedom of expression is a double-edged sword. Double-edged sword. अब जाहिर है आप इसकी दोनों साइड्स पे जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. The impact of number 6, number 5, Russo-Ukrainian war on world economy. अब आदि ऐसे तो लोग कोशिश करेंगे कि रूसो यूक्रेनियन वॉर को डिस्क्राइब करें, क्योंकि हमें आती है बड़ी डिटेल से. ठीक है, करंट अफेयर्स में हमने जो है वो सारा डेटा हमारे पास मौजूद है. सो हमें मौका मिल गया है वो डेटा सारा लिखने का यहाँ. वेयर एज हार्डली वन पैराग्राफ ऑन रूसो यूक्रेनियन वॉर. मेन हमारा क्या है इम्पैक्ट, किस पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे. और नंबर 6 टॉपिक, ऑफ कोर्स लोगों ने सारा छोड़ के पेपर नंबर 6 किया होगा इसका. नंबर 6 किया होगा क्यों, बच्चों वाला टॉपिक आ गया है, कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. ये इस पे तो हमने जो है वो रट्टा लगाया हुआ है. और जनाब ये वाला लिख के आ जाओ बस. और यहां भी ऐसे कौन सी लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस ऐसे में भी, नंबर 6 में भी. यहां वो लिख के आएंगे वो सारा मटेरियल, नहीं नहीं, यहाँ मैं शायद लिख के आएंगे क्लाइमेट चेंज वाला. क्योंकि उन्होंने जो रट्टा लगाया हुआ है वो क्लाइमेट चेंज वाला लगाया हुआ है. क्लाइमेट चेंज कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, नहीं सीएसएस वाली नहीं. इन्होंने जो लगाया हुआ है वो क्लाइमेट चेंज वाला रट्टा लगाया हुआ था. क्यों कैसे? हमारे यहाँ जो चलता है वो टॉपिक वो क्लाइमेट चेंज चलता है. ये थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जा रहा है. दिस इज हायर देन जस्ट द क्लाइमेट चेंज. दिस इज ग्लोबल वार्मिंग, हायर देन क्लाइमेट चेंज. So most of the times in the essay they will be using the climate change, और global warming सिर्फ 3 या 4 दफा इस essay में नजर आएगी. All right, let's move on to, I have only 3 papers. Anyhow, अभी हम तो ये 2023 का है. एक्चुअली ये कहने को 2020 को होता है, लेकिन 2-2 साल बाद तकरीबन आ रही है. ये 2023 का हुआ था, 2024 में या 25 में हुआ था. आजकल भी जो पिछले दिनों पेपर हुआ है ये भी गालबन 2024 का हुआ है. ओके, जनवरी 2025 में हुआ था, 2024 का. Societal stereotypes rather than economic factors are barrier to female education. Students किस टाइप की ऐसे है ये? It is argumentative. और अगर एक्सपोजिटरी के तरीके से करेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को टोटली नलीफाई कर दिया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली ऐसे अपना लॉजिकल फाउंडेशन उसकी खत्म खराब हो जाएगी. यू सी, अगर इसको एक्सपोजिटरी से किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, नहीं जी सोसाइटल स्टेरियोटाइप्स ही बेसिकली की वजह से फीमेल एजुकेशन नहीं हो रही, और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनको टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा, जिससे ऐसे ऑटोमेटिकली
वो हो जाएगी, लॉपसाइडेड हो जाएगी। सो आर्गुमेंटेटिव, सॉवरेंटी, रियलिटी और मिराज। अगेन आर्गुमेंटेटिव। Number three, again argumentative. Does social media deepen social divisions or promote inclusivity? Number four, again, globalization, reducing or exacerbating poverty. Expository ऐसे होता क्या है? Very good question, ABC. Number four, reducing expository ऐसे हरल इस तरह का होगा जैसे नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन जो टॉपिक्स हैं आपके पास जो सारे वन साइडेड हैं। नंबर फाइव जैसे आइडियल गवर्नेंस मॉडल फॉर पाकिस्तान, जिसमें कोई दो साइड्स नहीं है। आर्गुमेंटेटिव जिसमें दो साइड्स हैं, क्या ये है या वो है। जैसे जैसे नंबर फोर को देखें, क्या ये पॉवर्टी रिड्यूस कर रहा है या एग्जैसरबेट कर रहा है। आपने किसी एक साइड से जो है वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं उसके ऊपर। मैं भी आपको अपने कोर्स की डिटेल्स दिखाता हूँ, जिसके अंदर मैं एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, तीनों तरह के एसेस जो हैं वो सिखाता हूँ इसके अंदर। शायद मेरी चूंकि पंजाब में चूंकि काफी क्लोज इंटरेक्शन होता रहता है पीपीएससी के अ, जो क्या कहें, मैं एग्जैक्टली तो नहीं, एग्जामिनर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो डिजाइन करते हैं सारे एग्जामिनेशन को, वो जो शुरू का पेपर आपको दिखाया था वो उसके हक में ज्यादा है। सो नए पेपर्स जो आ रहे हैं वो उसके मुताबिक है। आप अगर उसको देखें, जो रिसेंट जो पेपर्स आए हैं इसके पेरा के या एलडीए के, वो इस तरह के। Changing contours of the foreign policy of Pakistan and intolerance causes and way forward. Intolerance causes and way forward. Right? Okay, students. So, पेपर्स दिखाने का मेरा मकसद ये था कि टॉपिक्स में गहराई उतनी ही है। अब आपको समझ आ गई होगी कि टॉपिक्स में गहराई उतनी ही है। और नहीं, पीपीएससी मेंबर्स भी नहीं होते और प्रोफेसर्स भी नहीं। ये ख्याल रहे कि ये जो पेपर चेकर हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं वो ऐसे टीचिंग नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसे टीचिंग है ही नहीं। सो जाहिर है एग्जामिनर्स डिफरेंट होंगे लोग जो प्रॉपर ट्रेंड है ऐसे को की स्किल में, प्रॉपरली ट्रेंड। स्टूडेंट्स, मेरा पॉइंट ये है कि एनी ऑफ दीज टॉपिक्स इज as good as a CSS essay topic. What do you think? What do you think? So ये समझना कि हम CSS की essay को छोटा करके तो इसको कर लेंगे, तो ये वाली essay लिख लेंगे, तो definitely that essay would be deficient in different aspects of this requirement of the analytical essay. So now ये सारा एनालिसिस, बजाय इसके कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जुबानी ये सिर्फ मैं बयान करते रहता कि जी आपने आपको पता चल ही गया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पंजाब पीएमएस पंजाब ऐसे इज टोटली डिफरेंट गेम एज कंपेयर टू द इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम एज कंपेयर टू सीएसएस ऐसे। और ये वो फैक्ट है जो हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रही, जिस वजह से बगैर प्रॉपर पीएमएस ऐसे को पढ़े हुए एज एन एनालिटिकल एसे, तो उसकी टेक्निकलिटीज को समझे हुए लोग अपीयर हो रहे हैं और लार्ज नंबर्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि
उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट किए बगैर क्या है, एक ही सेंटेंस चलता है जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, और वो ये है कि जी ऐसे तो ऐसे है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बस ये वो सेंटेंस है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट बेचारे इतने ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। ओके, नाउ आई कम टू माय कोर्स डिटेल्स। ये वाला जो कोर्स जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि जी दाहिरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट है। सो फार मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं पीएमएस पंजाब के, स्टूडेंट्स काफी तादाद में उसमें जो है वो, क्योंकि समझ आ जाती है ना उनको कि बेसिकली डिफरेंस क्या है और उसका मेथड क्या है इस ऐसे को लिखने का। असल मसला ही सारा मेथड का है। लेट मी शो यू दी कोर्स डिटेल्स हियर। राइट, ये चूंकि रमजान में हम कर रहे हैं, सो 1 hour 30 minutes का होगा ये वाला, इसकी क्लासेस। और इवेल्युएशन डेली बेसिस पे, इंडिविजुअली 1 to 1 इवेल्युएशन। आज ओरिएंटेशन मीटिंग जो है ये इस वक्त चल रही है, और कल आपकी फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनालिटिकल एसे का स्ट्रक्चर क्या है, और पहले एसे का स्ट्रक्चर करने के बाद मैं एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर आ जाऊंगा, बिकॉज एसे सारी पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। तो फिर सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे डिफरेंट है, एनालिटिकल पैराग्राफ को डेवलप कैसे करना है। और कल से आपका फिर राइटिंग का होमवर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग, और ये एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। उसके बाद ऐसे का मटेरियल कैसे इकट्ठा करना है। जब ये एनालिटिकल है तो जाहिर है इसको एविडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है, जिसके लिए फैक्ट बुक मेथड जो है वो यूज करते हैं हम। एविडेंस एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर किस तरह से लिखते हैं, पैराग्राफ विद एविडेंस, ये हमने सीखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेज, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एसेज। और बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जैसे ये सीएसएस सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। जाहिर है ऐसे को पढ़ाने का अप्रोच तो वही होगी, लेकिन इसके जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। फिर एक्सपोजिटरी एसे की आउटलाइन राइटिंग, लेकिन ये एनालिटिकल एसे की आउटलाइन है। टॉपिक ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस टॉपिक्स, उसके बाद आउटलाइन राइटिंग स्टेप्स, आउटलाइन ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स। इसके अंदर हम ये एक्सपोजिटरी एसे जो है उसकी डिटेल में जा रहे हैं, और इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने टॉपिक ब्रेकडाउन भी करने हैं, यहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, माइंड मैपिंग भी करनी है, और आउटलाइन बनानी भी है। और इसके अंदर हमारे पास गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि हमने सिर्फ 10 to 11 पैराग्राफ बनाने हैं। हम एक भी पैराग्राफ इसमें लूज नहीं रख सकते कि अच्छा चलो एक भी पैराग्राफ इरेलीवेंट आ गया, नहीं। इतनी छोटी ऐसे में हमारे पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। आर्गुमेंटेटिव आपने लास्ट पेपर देख लिया, 7 में से 4 टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव थे। हेंस आर्गुमेंटेटिव को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेथड क्या है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, लेक्चर नंबर 9। और उसके बाद आर्गुमेंटेटिव ऐसे आउटलाइन राइटिंग मेथड, मिसलेनियस टॉपिक्स के जो है वो करने हैं। उसके बाद पैराग्राफ लिंकिंग कोहेरेंस और लॉजिकल सीक्वेंसिंग, क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंसिंग का ही असल मसला है सारा, कि एसेज को लॉजिकली सीक्वेंस करना। और ये हार्डली आपके पास आपको इसके अंदर 12 to 1300 वर्ड्स मिलते हैं, और उनके अंदर भी अगर आप लॉजिकली सीक्वेंस नहीं कर पाते तो द होल एसे गेट्स लॉस्ट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एसे, लेकिन ये भी मैं जरा ऑप्शनल रखता हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आजकल टॉपिक्स आ नहीं रहे, और इसका हम सिर्फ ओवरव्यू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो नहीं जाते इसके अंदर। एनालिटिकल एसे का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ डिफरेंट है, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना उसकी प्रैक्टिस, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हम लिखते भी हैं, और थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद कंक्लूजन पैराग्राफ, और एक्सपोजिटरी एसे की जो है पूरी आउटलाइन राइटिंग वर्कशॉप, और इसी तरह से आर्गुमेंटेटिव एसे की आउटलाइन राइटिंग वर्कशॉप। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, कोई चीज इसमें से ऐसी हो पूरे कोर्स में से जिनकी हमने राइटिंग की स्टूडेंट्स को जरूरत हो,
तो वो फिर उसके लिए गुंजाइश रखी होती है। और एक जो स्पेशल चीज मेरे इन कोर्सेज में है, वो एक्स्ट्रा चेकिंग ऑफ डिफरेंट स्किल्स ऑफ ऐसे राइटिंग थ्रू अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप विल बी अवेलेबल थ्रू आउट दिस कोर्स। उसका मेथड स्टूडेंट्स ये होता है कि चूंकि ये सारी स्किल्स हैं, तो मैंने तो ये आपको पैराग्राफ फॉर एग्जांपल शुरू में लिखवा के, तो 2 पैराग्राफ्स तो मैंने खुद चेक करने हैं, लेकिन जाहिर है पैराग्राफ राइटिंग की रेगुलर आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो वो फिर एक्स्ट्रा चेकिंग में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस चेकर जो है मौजूद है, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करते हैं। तो वो फिर आप वहां पे प्रैक्टिस होता रहे। जो जो चीजें हम सीखते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आउटलाइन राइटिंग आपने सीखी एक्सपोजिटरी की, फिर वहां पे आप एक्सपोजिटरी की शुरू में मैं खुद चेक करूंगा, बाद में फिर आप वहां से प्रैक्टिस जो है वो करते रहेंगे। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव की आपकी चलती रहेगी प्रैक्टिस। और जो जो चीजें पैराग्राफ लिंकिंग, उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का, थीसिस स्टेटमेंट की, कंक्लूजन पैराग्राफ की, ये सारी चीजें आप वहां पे प्रैक्टिस चेकिंग करते रहेंगे। और आखिर में मैंने आपकी 2 फुल एसेस मॉक एग्जाम्स के थ्रू जो है वो चेक करनी है एट दी आफ्टर द कोर्स। ये थोड़ा सा फिर जरा ठहर के करते हैं, 2 to 3 वीक्स का आपको गैप देते हैं ताकि आप लोग जरा फुल ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर लें, एंड देन आई विल कंडक्ट दी मॉक्स। मेरे पिछले जो 2 बैचेस हैं उनके मॉक्स अभी रहते हैं, वो मैं अभी कर रहा हूँ ये संडे 1 मार्च एंड देन 15 मार्च को ये मॉक्स जो है कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका जो बैच है उसकी, तो जाहिर है आपके एग्जाम्स जो है उससे पहले ही ये सारे मॉक्स जो हैं ये कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये है डिटेल स्टूडेंट्स कोर्स की। एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट इट, मोस्ट वेलकम। रमजान में कवर आ चुके हम 5-6 को तो तकरीबन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रमजान के बाद तकरीबन को 4-5 दिन जाएगा ये। पीएमएस एक्सपेक्टेड अप्रैल में तकरीबन। फाइनल रिटन एग्जाम बाय पीपीएससी तकरीबन अप्रैल। मैं हरल, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जो एडवाइजरी कमेटी है ना आजकल, जो चेकिंग की, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन, उसका तकरीबन मेंबर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा इंटरेक्शन एक तरह से मैं इनफॉर्मल एडवाइजर में शुमार होता हूँ। ये पीएमएस एग्जाम से पहले मॉक हो जाएगी। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। मैं वो डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ जो ये वाली जो है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर ऑन 24 फरवरी, टुमारो। और क्लास टाइमिंग 9 to 10:30, मंडे टू फ्राइडे होती है। और फर्दर आपकी रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए ये वाला जो फोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स। उस्मान गनी, तुमने तुम्हारा आर्गुमेंटेटिव का जो क्वेश्चन था बेटा, एनालिसिस का, वो इसके दौरान आंसर हो गया है। जी, एबीसी। अब हरल जो है वो, आ, ये सारा कुछ मैं सिखाता हूँ लेक्चर नंबर 3 में, इन्हीं चीजों के ऊपर कि हमने बेसिकली कहाँ से ये मटेरियल सारा जो है वो लेना है। अच्छा, जवाब मिल गया ना आपको? ठीक है। जब जिस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं ना देता उस उस्मान, वो मेरे जहन में रहता है, लेकिन मुझे फिक्र थी कि आपको जवाब मिले कि नहीं। आप में से किसी ने शुरू में मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग जो है, आप इसकी फेवर में हैं या नहीं। आपको अगर, इफ यू हैव बीन वाचिंग माय लेक्चर्स, तो ये बात मैं अब से नहीं, मैं तकरीबन कोई पिछले 5-6 साल पहले से ये कह चुका हुआ हूँ कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग जो है वो आनी ही आनी है पाकिस्तान में भी, बिकॉज ये सारी दुनिया में चल रही है। और आई सेड दिस वे बैक इन 2019
मैं 2019 से बता रहा हूं कि ये अल्टीमेटली ऑलरेडी एफपीएससी में हम लोग इस चीज के ऊपर ना सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स जो है वो भी ले चुके हैं। तो अब अगर ये इम्प्लीमेंट हो रही है और आपको ये भी नहीं पता कि कौन से साल से इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो आपको ये भी नहीं पता। तो अब जो है वो इसमें कोई ऐसा जो है वो शक व शुबे वाली बात नहीं है। ये समझना कि अ, कोई कंप्यूटर्स जो है वो असेस कर रहे हैं। इट इज नॉट कंप्यूटर्स, इट्स नॉट कंप्यूटर्स। अगर आप समझे कि जी नहीं, चैट जीपीटी को दे दिया जाता है और वो ऐसे को असेस कर रहा है, नॉट एट ऑल। ये मेथड नहीं होता। मैं आपको, चूंकि आई नो दिस सिस्टम क्वाइट वेल, फर्स्ट हैंड नॉलेज है मेरा, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह हम चेक करते हैं, ये नहीं होता कि जी आप कोई सिर्फ कंप्यूटर जो है वो उसको दे दिया, किसी ऐप को दे दिया और ऐसे सिर्फ वही असेस कर रही है, नहीं। आफ्टर ऑल इट इज द ह्यूमन चेकिंग, इट इज द ह्यूमन आई, इट इज द ह्यूमन असेसमेंट दैट मैटर्स अल्टीमेटली। लेकिन ये हो सकता है कि उसको जो है वो उसकी रीडिंग का मेथड, उसकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको जो है वो असेसमेंट के अंदर उसको यूज किया जाए। आप में से शुरू ने किसी ने इसको पूछा, तो ये तो अल्टीमेटली होना ही होता है। हर चीज के अंदर जो है वो कंप्यूटर डिजिटल मार्किंग इसको कहेंगे, तो वो आ चुकी है सिस्टम। कोई इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुई अबू बकर। मुझे नहीं समझ आई सीएसएस का मार्किंग क्राइटेरिया, चेकिंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं चेंज हुआ बेटा। सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज कर दी है। और पाकिस्तानी पता नहीं क्यों, सिर्फ वर्ड चेंज हुए तो हम समझे चेकिंग क्राइटेरिया चेंज हो गया। कुछ भी नहीं हुआ चेंज, सिर्फ वर्डिंग चेंज की है थोड़ी सी। और हम चूंकि आदी हैं कि जी ये रोड जो थी इसके दरमियान में पहले लाइन नहीं थी लगी हुई, तो अब लाइन लग गई है, तो ये सड़क ही चेंज हो गई है। ये वही रोड है। सिर्फ ये है कि आपको सहूलत के लिए बता दिया है कि जनाब इसके ऊपर जो है दरमियान में लाइन, इसके ऊपर चलना है आपने। सिंपल। अजान तुमने पूछा था उस वक्त। फैसल, ग्रुप एक्टिविटीज जो आप करवाते हैं उनके बारे में गाइड कर दें। हाउ इफेक्टिव वुड दीज एक्टिविटीज बी? बेटा ग्रुप एक्टिविटीज तो सारी इफेक्टिवनेस तो डिपेंड करती है आपकी पार्टिसिपेशन पे। ग्रुप एक्टिविटी करवाना, मेरा तो जो है वो, मतलब मैं ग्रुप डिस्कशन करवाता हूँ, तो अगर आप उस ग्रुप में बोलेंगे नहीं, तो हाउ इफेक्टिव कैन इट बी? इट विल बी ओनली एज मच इफेक्टिव एज यू पार्टिसिपेट इन दैट। Those who participate, for them it is highly effective, and those who do not, so that all depends on your participation. जी, मटेरियल डेटा अजान खान टीचर ने प्रोवाइड नहीं करना होता, लेकिन मैंने मेथड आपको जो है वो देना है। क्योंकि टीचर आपको जो मटेरियल देगा वो फिर 10 साल पुराना देगा, 8 साल पुराना देगा। रेगुलरली अपडेट होने वाला मटेरियल जो है, मेथड आपको और कहाँ से लेना है, सोर्सेज क्या है, वो मैंने करना होता है। और ग्रुप्स है मेरे पास जिनके अंदर मैंने आपको ऐड करना है, जहां रेगुलरली मटेरियल आता है। जी फिजिकल नहीं वलीद, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। जाहिर है अक्सर अफजल, आप, इंसान के पास जितनी अच्छी गाड़ी हो, जितनी अच्छी ड्राइविंग करता हो, अगर वो सड़क ही गलत पे चला गया है, तो वो उस सिटी तो नहीं पहुंच सकता जहां उसने जाना था। आप बेशक इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ड्राइविंग बड़ी अच्छी है, स्पीड बड़ी अच्छी आपने लगाई है, लेकिन अगर आपने रास्ता जो है वो कोई और, सड़क कोई और ले लिया पेशावर की, तो इसका ये मतलब नहीं तो नहीं कि फिर आप लाहौर फिर पहुंच सकते हैं। अगर आपने टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ही ठीक नहीं की, आपकी वोकेबलरी, इंग्लिश, मटेरियल सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन या किसी और रास्ते पे निकल गए, तो यू कैन नॉट रीच एट डेस्टिनेशन। तो इंटरप्रिटे आप गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, तो जितना अच्छा मर्जी लिख लें, यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? मेरा ख्याल है हमने मेन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर ली सारी। उसामा, बस वो किसी एक शहर में मुझसे टिका नहीं जाता। और अब इस साल कोशिश करूंगा कि मैं फिजिकल क्लासेस शुरू करूं। मैं शाहिद, या आप व्हाट्सएप पे ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है।
Right. Right now I'm in Islamabad. CSS essay का सेशन 27 मार्च को स्टार्ट हो रहा है. 27 वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है. ईद के फौरन बाद जो है वो स्टार्ट हो रहा है. थैंक यू हंसला बेटा. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट्स, बंद करते हैं और सी मोस्ट ऑफ यू टुमारो इन द क्लास at 9 p.m. Right? Lecture 1 tomorrow. Thank you.